हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की इतिहास की बुक से चैप्टर नंबर 2 की पार्ट 4। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज लेखन कला का विकास, यानी मेसोपोटामिया में लिखने की जो आर्ट थी उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है। अब दुनिया में बहुत से समाज हैं, उन सभी की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं, और उन भाषा में जो साउंड होती है वो अपना अर्थ प्रकट करती है। उनसे हमें पता चलता है कि क्या मतलब होता है। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। तो जो साउंड होती है किसी भी भाषा की, उच्चारित ध्वनियाँ होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? मौखिक कहा जाता है या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। शाब्दिक भावाभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? शाब्दिक मतलब वर्ड यानी शब्द का, और भावाभिव्यक्ति मतलब भाव मीन्स फीलिंग, और अभिव्यक्ति मतलब जाहिर करना। तो जो शब्दों से फीलिंग को जाहिर करना होता है उसे कहते हैं शाब्दिक भावाभिव्यक्ति। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है। मतलब कब हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं, राइट। तो यही कहा जा रहा है कि जो लिखा जाता है और जो बोला जाता है, बोलकर जो फीलिंग को अभिव्यक्त किया जाता है, प्रकट किया जाता है, जाहिर किया जाता है, वो लिखने से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। यानी कि जब लेखन के बारे में बात की जाती है या लिपि के बारे में बात की जाती है, लिपि क्या होती है? जैसे कि इंग्लिश की लिपि रोमन कहलाती है। अब इंग्लिश में हम लिखते हैं ABC, इस तरह से लिखते हैं, राइट। हिंदी में हम लिखते हैं इस तरह से, इसे देवनागरी कहा जाता है। अब ABC का जो डिज़ाइन होता है और काका का जो डिज़ाइन होता है उसे हम रिप्लेस नहीं कर सकते। ABC का भी अपना एक डिज़ाइन है और काका का भी अपना एक डिज़ाइन है, तो इसी को लिपि कहा जाता है। तो जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका मतलब ये होता है उच्चारित ध्वनियाँ। यानी जब हम इसे लिखते हैं, ये जो लिपि है इसे जब हम लिखते हैं ए को, तो इसे हम बी नहीं बोल सकते, इसे हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। तो इसका जो साउंड है वो ए है। तो इसी को कहते हैं उच्चारित ध्वनियाँ जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। और ये जो ध्वनियाँ हैं, ये जो साउंड है, अगर इंग्लिश में हमें ए कहना हो तो हम इस डिज़ाइन का यूज़ करेंगे और इसे कहेंगे ध्वनि। इसे ए कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? उच्चारित ध्वनियाँ जो एक संकेत है या चिन्ह है और इस रूप में प्रकट की जाती है, इस रूप में प्रस्तुत की जाती है। आगे लिखा है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं यानी टैबलेट पाई गई है वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। अब मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं मिली हैं जिस पर लिखी हुई थी वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। उनमें क्या है? उन पट्टिकाओं में चित्र जैसे चिन्ह दिए गए हैं और संख्याएं दी गई हैं। वहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियाँ मिली हैं। सूचियाँ मीन्स लिस्ट मिली हैं जो वहाँ के दक्षिणी शहर उरूक के मंदिरों में आने वाली और वहाँ से बाहर जाने वाली चीज़ों की होंगी। ये एक अनुमान लगाया गया है कि वो जो लिस्ट है वो किस चीज़ की है? वहाँ दक्षिणी शहर जिसका नाम उरूक है, उरूक के मंदिरों में आने वाली जो चीज़ें हैं और वहाँ से बाहर जाने वाली जो चीज़ें हैं वो उन्हीं चीज़ों की सूचियाँ होंगी। स्पष्टता लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था।
अब ये क्वेश्चन होता है कि जो लेखन कार्य है कब शुरू हुआ होगा मेसोपोटामिया में। तो लेखन कार्य यानी लिखने का जो काम है वो मेसोपोटामिया में तब शुरू हुआ होगा जब समाज को लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की ज़रूरत पड़ी। यानी बिजनेस हो रहा था और बिजनेस में जो लेन देन का जो हिसाब किताब है उसे रखने की ज़रूरत जब पड़ी तब लेखन कार्य लिखने का काम शुरू हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि शहरी जीवन में जो शहर का जीवन होता है उसमें लेन देन अलग अलग समय पर होते थे, उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी यानी जो समझौता होता था, जो सौदा होता था वो कई तरह के माल यानी कि कई तरह की चीज़ों के बारे में होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। अब एक क्वेश्चन ये है कि मेसोपोटामिया के लोग किस तरह की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे? मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। अब मिट्टी की पट्टिकाएं कैसी होती थीं और इन्हें कौन बनाता था? लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे वो आसानी से अपने एक हाथ में पकड़ सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मिट्टी की पट्टिकाएं हैं जिन पर उकेरा गया है। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था, यानी ऊपर का जो सरफेस होता था उसको चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली, जो लकड़ी होती है उसकी तीली की तीखी नोक से वो उसकी नम चिकनी सतह पर, यानी ये जो पट्टिकाएं होती थी उसकी जो ऊपर की सतह होती थी नम ही रहती थी, यानी उसमें हल्का हल्का वो गीला ही रहता था और उस पर वो कीलाकार चिन्ह बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थीं तो पक्की हो जाती थीं और वे मिट्टी के बर्तनों जैसी ही मजबूत हो जाती थीं। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। यानी कि जब उन पट्टिकाओं पर उकेरा जाता था फिर धूप में सुखाया जाता था तो वो पक्की हो जाती थी, मिट्टी के बर्तनों जैसी वो मजबूत हो जाती थी। और जब उस पर लिखा हुआ हिसाब, जो हिसाब किताब लेन देन का जो हिसाब किताब होता था, अगर वो गैर ज़रूरी हो जाता था यानी अब उसका कोई काम नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी तो उन पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। वो पट्टिकाएं क्यों फेंक दी जाती थी? क्योंकि एक बार जब वो सूख जाती थी तो उस पर कोई चिन्ह या कोई अक्षर लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए उन पट्टिकाओं को फेंक दिया जाता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए चाहे वो कितना ही छोटा हो, यानी हिसाब किताब के लिए चाहे वो कितना ही छोटा हिसाब किताब हो, एक अलग पट्टिका की ज़रूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं। जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई थी उसके कई जगहों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। और मेसोपोटामिया के खुदाई की जगहों पर जो सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं, इन्हीं पट्टिकाओं की बदौलत ये एक रिसोर्स के रूप में है और इसी पट्टिकाओं के बदौलत हम आज मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। तो उस वक्त की भाषा क्या थी? सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। अब पहले तो शुरुआत हो चुकी थी लेखन कला की, लेकिन 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो वर्ण थे वो कीलाकार हो गए और उस वक्त की भाषा सुमेरियन थी। और अब
जो लेखन का इस्तेमाल था वो सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं होता था, बल्कि शब्दकोश बनाने, डिक्शनरी बनाने, भूमि का जो आदान प्रदान का जो कानूनी मान्यता था उसको मान्यता प्रदान करने के लिए, राजाओं के कामों का वर्णन करने के लिए, किस राजा ने कौन सा काम किया, और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा। यानी उस वक्त भी कानून में कुछ परिवर्तन हुआ करते थे, तो उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अब मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी जिस भाषा का ज्ञात है, जिस भाषा के बारे में जानकारी है, तो मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन की जो जगह थी 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे सुमेरियन की जगह अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी तक अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। अब हम लोग पढ़ेंगे लेखन प्रणाली। जिस ध्वनि के लिए कीलाक्षर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में एम या ए, लेकिन अक्षर यानी सिलेबल्स होते थे, जैसे अंग्रेजी में पुट या ला या इन। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। चूँकि लिखने का जो काम था उसमें बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम इम्पॉर्टेंट माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। अब पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा थे। अब मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम ऐसे लोग थे जो पढ़ सकते थे, लिख सकते थे। सिर्फ प्रतीकों या चिन्हों की संख्या ही सैकड़ों में थी। अगर इंग्लिश की बात करें तो उसमें 26 लेटर्स हैं, राइट। लेकिन उस वक्त मेसोपोटामिया के जो प्रतीक हुआ करते थे, जो चिन्ह हुआ करते थे, वो सैकड़ों में थी, इसलिए ये कहीं अधिक पेचीदा थे। पृष्ठ 33 पर दिए गए चित्र को देखिए। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वो ये चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। अगर राजा खुद पढ़ सकता था तो वो ये चाहता था कि जो प्रशस्तिपूर्ण अभिलेख है उनमें उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को, अमुक किसी का नाम, उनका अमुक सेवक निवेदन करता है, यहाँ भी किसी का नाम, मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में ये लिखा गया है। इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए और बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं। बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें। पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं। यहाँ तक कि ग्वालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। तो इस तरह से कविता लिखी जाती थी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आई है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।